युवक का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। चौड़ी छाती, भुजाएं गठी हुई, आंखों में गजब का यौनामंत्रण था। पुरुषोचित सौंदर्य से वह पूरी तरह लदा हुआ था। मैं उसके बारे में ही सोचती हुई सो गई। रात के कोई 2 बजे बाहर घूम रही पुलिस के जूतों को आवाज सुनकर मेरी आंख अचानक ही खुल गई। मैंने सोचा, जब जाग गई हूँ तो क्यों न पेशाब कर आऊं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा अंग भय के मारे कांप गया। मैंने नाइट बल्ब जला दिया। युवक भी जाग गया था। मैं पलंग से उठने लगी तो उसने कहा, आप दरवाजा खोलने जा रही है, दरवाजा भूलकर भी मत खोलिएगा। पुलिस गश्त लगाकर चली गई है और बाहर हिंदू मुस्लिम आपस में कटमर रहे हैं। मैं खिड़की से सब देख रहा हूँ। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैं डर के मारे दोहरी हो गई। दरवाजे पर हथेलियों की थपथपाहट बढ़ती ही जा रही थी। तभी कुछ लोग मेरा दरवाजा तोड़ने लगे। युवक सोफे से उठकर दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और चिंतित होते हुए बोला, ये लोग काफी संख्या में हैं, दरवाजा तोड़ सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। कोई हथियार है तो ले आइए। मैं दौड़ी दौड़ी बरामदे में आई और बांस की 2 मजबूत बल्लियां लेकर कमरे में आ गई। युवक ने उन बल्लियों को दरवाजे से लगाकर कहा, बल्लियां काफी मजबूत है, मैं इन्हें मजबूती से पकड़कर बैठ जाता है। युवक में अदम्य साहस और जोश था। दरवाजा टूट गया, लेकिन उसने बल्लियों को नहीं छोड़ा। पर भीड़ तो भीड़ होती है। बाहर से जोरदार धक्का लगते ही एक बल्ली उसके हाथ से छूटकर गिर गई। युवक पसीने पसीने हो गया। इसी बीच पुलिस आ गई तो दंगाइयों की भीड़ वहां से भाग गई। हमारी जान में जान आई। युवक बोला, शायद हम मरते मरते बच गए। आप पलंग दरवाजे से सटाकर लगा लीजिए, पलंग का सहारा पाकर दरवाजा गिरेगा नहीं। मैंने पलंग खींचकर दरवाजे से सटा दिया। फिर युवक से बोली, ये हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जान से मार रहे हैं, क्या यह सही है? एक मस्जिद ही गिरी है ना, आपस का प्यार तो नहीं गिरा है। चंद धर्मांध हिंदुओं ने मस्जिद को गिराया और ये मुसलमान पूरे हिंदू समाज को दुश्मन मान बैठे हैं। क्या ये सभी के सभी कट्टर और धर्मांध नहीं है? अब बहस करने से क्या लाभ? किसी भी परिवार, समाज या देश में कुछ ही लोग गलत होते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उनकी संख्या और ताकत बढ़ जाती है। उनको मानने वाले वे लोग भी हो जाते हैं जो धर्मांध नहीं होते हैं। आप सो जाइए, पुलिस बाहर गली में खड़ी है, वह हमारी हिफाजत कर रही है। युवक यह कहकर सो गया। मैंने नाइट बल्ब बुझा दिया और सोने की कोशिश करने लगी। तभी याद आया, मुझे तो पेशाब करने जाना है। मैं यह सोचते ही पलंग से उठ खड़ी हुई। ऐसे हालातों में दिमाग कहाँ काम करता है। मैं उठते समय बत्ती जलाना भूल गई। अंधेरे में जैसे ही 2-3 कदम बढ़ी, सोफे से पांव जा टकराया और मैं धड़ाम से युवक के ऊपर जा गिरी। मेरे पांव में काफी जोर से ठेस लग गई थी। मैं चाहकर भी उठ न सकी। युवक हड़बड़ा कर उठ बैठा और घबराई हुई आवाज में बोला, यह क्या कर रही है? आप बत्ती जला ली होती, शायद आपको चोट लग गई। हाँ, मुझे जरा सहारा दीजिए। मैं पेशाब करने जा रही थी तो सोफे से पांव टकरा गया और आप पर गिर पड़ी। मेरे यह कहते ही उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर पलंग पर सुला दिया। फिर उसने बत्ती जला दी। आप उठना चाहिए था, यह कहकर वह मेरे पास ही बैठ गया। अब मैं उसे ही एकटक देख रही थी।
उसकी मर्दानी बाहों का पहला पहला स्पर्श सचमुच ही मुझे आत्मविभोर कर गया था। मैं कैसे उस आनंद और स्पर्श का वर्णन करूं, शब्द ही नहीं मिल रहे। माधुरी की बात अब मेरी समझ में आ गई थी। मेरे जिन जिन अंगों को युवक ने छुआ था, उन अंगों पर बार बार मैं अपनी उंगलियां ले जाकर फिरा रही थी। मुझे इससे आत्म संतुष्टि मिल रही थी। तभी युवक ने कहा, चोट कहीं जोर से नहीं लगी? मैं देख रही थी, वह भी मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश में था। मैं उसके नजदीक आती हुई बोली, जब सोफे से पांव टकराया है तो चोट तो लगनी ही है। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे कारण चोट लग गई। क्या आप अकेली ही रहती हैं? आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते हैं? युवक कुछ बनते हुए बोला। मैं समझ गई, जो पुरुष कुछ देर पहले विश्वास करने की बात कर रहा था, वह कितना झूठा है। उसकी निगाह अब सिर्फ मेरी देह पर ही है। पुरुष इस मामले में कभी विश्वसनीय हो ही नहीं सकता। झूठी तो मैं भी थी। अकेली होने का रोना रो रही थी और अब उसकी मर्दानी बाहों के स्पर्श के लिए लालायित थी। हम दोनों ही एक इंसान थे और इंसान कभी एक सा नहीं रहता। वह पल पल बदलता रहता है। पानी की तरह जैसा माहौल देखता है, वैसा ही स्वयं को बना लेता है। मैं ज्यादा देर तक अपने आप पर काबू न रख सकी और बड़ी ही बेशर्मी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह आश्चर्य से कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर अपना दायां हाथ मेरी कमर पर रखकर अपलक मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में जाने ऐसा क्या था कि मैं देखते ही देखते सम्मोहित सी हो गई और थोड़ा आगे की ओर सरक गई। उसने कमर पर से हाथ खींचकर मेरी पीठ पर रख दिया और धीरे धीरे मेरी पीठ को सहलाने लगा। मुझे उसके हाथों के स्पर्श मात्र से ही जो सुख मिल रहा था, वैसा सुख जीवन में नहीं मिला था। सभी सुखों से अलग और विविधता लिए है यह सुख था। इस सुख में क्या नहीं था? रंग, रस, मिठास, गंध, स्वाद, सभी कुछ तो था। मुझे यह बात समझते देर न लगी कि अगर बदरंग जीवन को रंगीन किसी से बनाया जा सकता है, तो वह स्त्री पुरुष की बाहों का स्पर्श ही हो सकता है। इतने में ही युवक ने मुझे लिटा दिया। मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं कुछ बोलती या समझती इससे पहले वह मेरे यौनांगों को बारी बारी से चूमने लगा। फिर उसने मेरी पलकों पर अपने न गर्म होंठ रख दिए। मैं सीधकार उठी और पलंग से उछलकर सोफे पर आ गई। युवक आंखें बंद कर हंसने लगा। मैंने आंखें नचाते हुए कहा, पकड़ो तो जानू, मुझे ललकार रही हो? युवक यह कहते हुए उठा और पलक झपकते ही पलंग से सोफे पर आ गया। मैं वहां से उठकर जो ही पलंग पर जाने के लिए उठी, उसने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। लो अब पकड़ लिया ना, मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह सेक्स कला में निपुण था। स्त्री को कैसे सहवास से पहले ही पिघला कर मोम बनाया जा सकता है, उसको बताने की जरूरत नहीं थी। उसने एक एक करके मेरे सारे अंगों को चूम लिया था। मेरे तलबों तक को भी उसने चाटा था। मैंने पहली बार ही यह जाना था कि कोई पुरुष किसी स्त्री के तलवों को चाटता चूमता है तो वह कितनी उत्तेजित हो उठती है। वह केवल चुम्बनचटाने में ही निपुण नहीं था, बल्कि सहवास कला में भी प्रवीण था। जब वह मुझे अपनी बाहों का सहारा देकर मुझसे खेलने लगा तो मैं अनायास ही उसके होंठ अपने होठों में दबाकर चूसने लगी। मैं अपने आप में थी ही नहीं। मुझे तो उसके होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे मिस्री की डली हो, उससे भी कहीं अधिक स्वादिष्ट और मीठे। अब तक मैंने जो सहवास देखे थे वे तो कुछ भी नहीं थे, बस आधे अधूरे ही थे। इसी बीच युवक ने एक दबी आवाज में सीटकार ली और अपना सिर मेरे सीने पर रखकर दम लेने लगा।
मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी। अब रात भी कोई खास नहीं थी। युवक सोफे पर जाकर लेट गया। मैंने सेक्स को जिस रूप, रंग और रस में भोगा था, वह अब ऐसा था। हरी तीखी मिर्च तो सभी ने देखी होगी। उसको दांत से काटने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, जीभ में जलन सी होने लगती है, मुंह में पानी आ जाता है और फिर शुरू होता है सीसी करने का सिलसिला। सेक्स मिर्च की तरह तीखा तो नहीं होता है, लेकिन चरपरी मिर्च जैसी ही तासीर उसकी होती है। मिर्च सा चरपरा किंतु मीठा। मैं मन ही मन आत्म विभोर हो रही थी। सुबह मेरी आंख खुली तो वह जा चुका था। मुझे उस युवक पर बड़ा ही गुस्सा आया। वह कितना स्वार्थी था, बिना मिले ही चला गया। खैर, उसे तो जाना हो था। वह एक पुरुष जो था। पुरुष किसी से प्यार थोड़े ही करते हैं। वैसे भी स्त्रियां भी कहाँ किसी से प्यार करती हैं। माधुरी किशोर से कहाँ प्यार करती है। ये स्त्री पुरुष के रिश्ते शरीर से शुरू होकर शरीर पर ही खत्म हो जाते हैं। उस युवक को अपनी रात सुखद गुजारनी थी और मुझे भी मर्दानी बाहों के स्पर्श का स्वाद चखना था। आनंद लिया दिया, बात खत्म। मेरा मंचला बिंदास मन इन झमेलों में कहाँ पड़ने वाला था। मैंने एक झटके में ही रात के मधुर क्षणों को झटक दिया और बाथरूम की ओर बढ़ गई। दूसरे दिन माहौल में काफी सुधार आ गया था। कईयों का असर कहीं भी नहीं था। लोग आ जा रहे थे। सड़कों पर फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी। लेकिन मैं जाती भी तो कहाँ, स्कूल आज भी बंद था। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। दंगे के बाद की स्थिति कितनी भयावह और दयनीय हो गई थी। सड़कों और गलियों की दीवारों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। दंगाइयों ने अच्छी खासी दुकानों को तोड़ दिया था। मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ था। दुकानदार बाहर आंखों में सूनापन लिए हुए अपनी क्षतविक्षत दुकानों को देख रहे थे। उनमें कुछ घायल भी थे। किसी ने सिर पर पट्टी बांध रखी थी तो किसी ने हाथ पांवों में। यह तो खुदा का शुक्र ही था कि हमारी कॉलोनी में मुस्लिम आबादी ज्यादा होते हुए भी अधिक खून खराबा नहीं हुआ था। इसका एक कारण शायद यह भी था कि हमारी कॉलोनी के मुस्लिम परिवार सुशिक्षित थे। शिक्षा धर्मांधता का नाश करती है, कट्टरपंथी बनने से रोकती है। यह मेरी अपनी मौलिक सोच थी। शायद उन्हें यह पता था कि मस्जिद गिराने की उपज धर्मांधता के हाथों ही हुआ है। मस्जिद को सारे हिंदुओं ने मिलकर नहीं गिराया है, बल्कि चंद धर्मांधों ने गिराया है। इतने में मेरी नजर सामने सड़क पर चली गई। सफेद रंग की गाड़ी हवा से बात करती हुई इधर ही चली आ रही थी। मैं समझ गई, यह मम्मी की गाड़ी है। इतनी तेज गति से गाड़ी वही चलाती है। देखते ही देखते मम्मी की गाड़ी मकान के गेट के सामने आ खड़ी है। मम्मी ने आज अपने बालों का स्टाइल बदल रखा था। उसके होठों पर लिपस्टिक भी कोई दूसरे ही शेड की थी। साड़ी भी उसके शरीर पर हल्के गुलाबी रंग की थी। मुझे यह समझते देर न लगी कि मम्मी के परंपरागत साज श्रृंगार और पहनावे में बदलाव वेदांत अंकल के कारण ही हुआ है। मैं सहसा ही बुदबुदा पड़ी। अपने मनपसंद साथी के मिल जाने पर व्यक्ति का जीवन कितना सार्थक हो जाता है। मम्मी का तो कायाकल्प ही हो गया है। पापा के लिए तो वह सजना संवरना ही भूल गई थी। तभी मुझे मम्मी के पैरों की आवाज सुनाई दे गई। वह बड़ी ही तेज गति से सीढ़ियां चढ़ रही थी। मैं दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। मम्मी मेरे करीब आते ही बोल पड़ी, बेटी अकेली तुम घर पर थी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं दंगे की वजह से नहीं आ सकी, मम्मी यह कहकर अपने कमरे में चली गई। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया।
मम्मी शायद थकी हुई थी। कपड़े चेंज किए बिना ही पलंग पर निढाल पड़ गई और देखते ही देखते खर्राटे भरने लगी। मम्मी के आने के बाद भी मैं इतने बड़े मकान में अकेली ही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि स्त्री पुरुष जब सिर्फ सेक्स के लिए ही जीने लगते हैं तो उनके लिए सारे रिश्ते गौण हो जाते हैं। वे कितने खुदगर्ज और अवसरवादी हो जाते हैं। उनका सोचने का दायरा कितना छोटा हो जाता है। मम्मी पापा अपनी दुनिया में ही सिमट कर रह गए हैं। घर में एक युवा लड़की भी है, इसका एहसास तक भी उन्हें नहीं है। यह सोचते सोचते अचानक ही मुझे ध्यान आया कि आज मुझे माधुरी के घर जाना है और मैं तैयार होने लगी।